जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कुंदन एकेडमी के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में मध्य प्रदेश का गठन एवं सामान्य परिचय वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं। देखेंगे यहाँ पास देखेंगे दोस्तों, आपको पता है कि मध्य प्रदेश में एमपीएसआई, एमपी पुलिस, पटवारी, जेल प्रहरी और वन रक्षक की पोस्ट आनी है। इस दृष्टि से मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है, जो कि परीक्षा उपयोगी हैं और कहीं न कहीं परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अतः इन प्रश्नों को हम एक एक करके देखेंगे। पार्ट फर्स्ट वीडियो आप देखिएगा दोस्तों, जो कि क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनको हमने करा दिया है, और आगे पार्ट सेकंड के हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के गठन एवं सामान्य परिचय से है दोस्तों, याद रखेंगे, क्योंकि याद रखना है कि हम किस टॉपिक को हम पढ़ाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के गठन एवं सामान्य परिचय वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों। देखेंगे, पहला क्वेश्चन है, सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। इससे पहले हमने क्वेश्चन करा दिया था, इसके आगे से हम क्वेश्चन करा रहे हैं। सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है मांडू, धार, सांची, महू। दोस्तों, आप आंसर बताएंगे, इसका सही आंसर क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि सिटी ऑफ जॉय, जिसे आनंद नगरी के नाम से भी जाना जाता है, वो क्या है? मांडू है। याद रखेंगे, जो मांडू है धार जिले के अंतर्गत आता है। किस जिले के अंतर्गत आता है? धार जिला के अंतर्गत आता है। ये खूबसूरत महलों के लिए जाना जाता है। यहाँ राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रणय गाथा से संबंधित खूबसूरत महल बने हुए हैं, इसलिए इसे सिटी ऑफ जॉय या महलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, आनंद नगरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, याद रखेंगे। फिर देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की आरक्षित विधानसभा सीटें कितनी हैं। दोस्तों, आपको बताना है यहाँ पास कुल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें विधानसभा में कितनी हैं। दोस्तों, आपको पता है कि मध्य प्रदेश में टोटल 230 विधानसभा सीटें हैं। कितनी हैं? 230 मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें हैं, जिसमें एससी कैटेगरी के लिए 35 सीटें रिजर्व हैं और एसटी कैटेगरी के लिए 47 मतलब 47, ठीक है, सीटें एसटी के लिए रिजर्व है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पूछा जा रहा है कि एससी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आरक्षित विधानसभा सीटें कितनी हैं। तो 35, ध्यान देंगे दोस्तों, 35 प्लस 47 बराबर 82। तो देखेंगे, मध्य प्रदेश में टोटल रिजर्व सीटें हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की 82 सीटें। ध्यान देंगे, यहाँ कुल पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। 82 सीटें टोटल रिजर्व हैं 230 सीटों में, याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, औपनिवेशिक भारत में मध्य प्रदेश किस नाम से जाना जाता था। औपनिवेशिक भारत देखेंगे दोस्तों, जब ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया के दौरान मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लघु भारत, हृदय प्रदेश, मध्य भारत, जनजातीय राज्य। दोस्तों, आप लोग आंसर करिएगा। इसके पश्चात मैं तो आंसर कर ही रहा हूँ, बता ही रहा हूँ आपको, लेकिन आपको बताना है कि औपनिवेशिक भारत या ब्रिटिश इंडिया में या अंग्रेज़ों के शासनकाल में मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। तो याद रखेंगे, सेंट्रल इंडिया मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। याद रखेंगे, सेंट्रल इंडिया, या आपने कई बार पढ़ा भी होगा सेंट्रल इंडिया या सेंट्रल प्रोविंस प्लस बरार के नाम से भी जाना जाता था, जिसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी। तो औपनिवेशिक भारत में मध्य प्रदेश नामक कोई राज्य नहीं था, यद्यपि इस भूभाग को मध्य भारत के नाम से जाना जाता था, सेंट्रल इंडिया के नाम से, जिसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी। तो कह सकते हैं मध्य प्रदेश के गठन से पूर्व मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर थी। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था दोस्तों, याद रखेंगे। बाकी ये जो आगे ये 3 ऑप्शन हैं, लघु भारत, हृदय प्रदेश और जनजातीय राज्य, ये मध्य प्रदेश के निक नेम है या कह सकते हैं उपनेम है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश के गठन के समय कितने ज़िले थे।
देखिएगा गठन मध्य प्रदेश का कब हुआ था, ध्यान देंगे 1 नवंबर सन 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। 2 अन्य सदस्य थे के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। तो जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उस समय मध्य प्रदेश में 43 जिले और 9 संभाग गठित हुए थे। कितने दोस्तों? 43 जिले 9 संभाग पहली बार गठित हुए थे। कहना ये चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश का जब गठन 56 में हुआ था उस समय मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 43 थी और संभागों की संख्या 9 थी। फिर क्रमशः इनकी संख्या बढ़ती है। 1972 में 2 जिलों का गठन होगा। कौन कौन से? भोपाल और राजनांदगांव बनते हैं। भोपाल सीहोर से अलग होता है और राजनांदगांव जो है तो दुर्ग से अलग होता है। फिर इसके पश्चात देखेंगे 1982 में दिग्विजय सिंह की सरकार थी मध्य प्रदेश में, और उस समय जो है तो बघेलखंड छत्तीसगढ़ के लोगों के द्वारा नए जिलों के गठन की मांग होने लगी। अतः पहली बार बीपी दुबे की अध्यक्षता में 10 जिलों का गठन किया गया 1998 में। उसके पश्चात 1998 में ही पुनः सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर 6 जिलों का गठन किया गया। मतलब ये है दोस्तों कि 1998 में कुल जिलों की संख्या 16 थी जिनका गठन किया गया था। तो इस प्रकार से देखेंगे जब सन 2000 आते आते मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो जाती है 61 है और संभागों की संख्या हो जाती है 12। संभाग कब कब गठित होते हैं? 1980 में चंबल और बस्तर संभाग गठित होते हैं और 1981 में होशंगाबाद संभाग का गठन किया जाता है। तो ये संपूर्ण जानकारी मैंने दोस्तों बैकग्राउंड के बारे में बताया है। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि हर क्वेश्चन का उसके आगे और पीछे की बैकग्राउंड की बातें हम बताते चलेंगे। एक ही क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, बल्कि आप बनने वाले संपूर्ण जितने प्रकार के क्वेश्चन होंगे सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा दोस्तों। तो अतः वीडियो को ध्यान से देखेंगे और बहुत सारे प्रश्नों का और आंसर दे पाएंगे आप। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले थे? देखेंगे सन ये कब की बात हो रहा है? सन 2000 की। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन कर एक नए राज्य छत्तीसगढ़ का गठन किया जाता है। याद रखेंगे छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य है। मैंने थ्योरी की क्लास में आपको बताया था, याद रखेंगे दोस्तों, कि 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन होगा। छत्तीसगढ़ में 16 जिले और 3 संभाग चले जाते हैं उसके हिस्से में। इस प्रकार से हमने अभी आपको बताया कि 61 जिले और 12 संभाग बचे थे। 61 जिलों में 16 जिले निकल जाएंगे और 12 संभाग में 3 संभाग निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से पुनः मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो जाएगी 45। याद रखेंगे 61 में 16 घटाना है जिलों में और 12 संभाग में 3 संभाग घटाना है। ये 16 जिले जो छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं, ये 3 संभाग जो छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं। इस प्रकार इनकी संख्या 45 हो जाएगी और संभागों की संख्या कितनी हो जाएगी? पुनः 9 हो जाएगी। तो देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन के हिसाब से आंसर आपको देना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। सन ये 1956 की बात पूछ रहा है कि सन 2000 की बात पूछ रहा है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले बचे थे। मतलब जब मध्य प्रदेश का जब विभाजन होगा, छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आएगा, तब की बात हो रही है। उस समय जिलों की संख्या 45 होती है। कितना? जब 56 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो उसमें 43 जिले थे। फिर बढ़ते बढ़ते इनकी संख्या 61 हो गई थी। 16 जिले चले जाएंगे छत्तीसगढ़ के हिस्से में, तो 61 में 16 घटा देंगे तो 45 बचेगा। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश में जब छत्तीसगढ़ का विभाजन हो जाता है तो बचने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 45। ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा जो मैंने बताया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ विभाजन के पश्चात जिलों की संख्या 45 बचती है और संभागों की संख्या 9 बचती है। याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 17वां क्वेश्चन है। देखेंगे मध्य प्रदेश का 49वां जिला किस जिले से पृथक किया गया? देखेंगे 49वां जिला कौन सा दोस्तों? याद है आपको क्या? देखिएगा 49वां 50वां जिला आपको याद होना चाहिए, चूँकि ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखेंगे 17 मई 2008 को, याद रखेंगे 2008 में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे मध्य प्रदेश में। क्या क्या परिवर्तन हुए थे? 17 मई 2008 को और 24 मई 2008 को मध्य प्रदेश में 2 जिलों का गठन किया गया। 17 मई 2008 को ध्यान देंगे, पहली बार 17 मई
2008 को मध्य प्रदेश में अलीराजपुर का गठन किया गया था। अलीराजपुर झाबुआ से अलग हुआ था, याद रखेंगे। फिर 24 मई की डेट आती है, 24 मई 2008 को ही सिंगरौली का गठन होता है दोस्तों, याद रखेंगे, जो कि 50वां जिला बनता है सिंगरौली। किससे अलग होता है? सीधी से। तो देखेंगे यहाँ पास क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश का 49वां जिला किस जिले से पृथक किया गया था? और हमने भी अब आपको बताया है कि 17 मई 2008 को अलीराजपुर का गठन हुआ झाबुआ जिले से, याद रखेंगे। अलीराजपुर का गठन हुआ किससे अलग हुआ? झाबुआ से अलग हुआ था। ये मध्य प्रदेश का 49वां जिला था। 50वां जिला 24 मई 2008 को सीधी से अलग हुआ था, सिंगरौली जिला, जो कि 50वां जिला था। फिर देखेंगे 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा गठन होता है, और उसके पश्चात 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी जिला का गठन होता है, जो कि मध्य प्रदेश का 52वां जिला था। तो इस प्रकार से जिलों का एक मैंने क्रम बताया दोस्तों, याद रखेंगे। जो क्वेश्चन यहाँ आया उसका आंसर तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो नॉलेज की बातें हैं, इसके बैकग्राउंड की बातें मैं आपको बताता चल रहा हूँ, तो याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 18वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जिलों का निर्माण किस आयोग की अनुशंसा पर होता रहा है? क्या कह रहे हैं? मध्य प्रदेश में जिलों का निर्माण किस आयोग की अनुशंसा पर होता रहा? आगे देखेंगे ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है कि इसका आंसर क्या होगा। देखेंगे यहाँ पास बताया जा रहा है, फजल अली आयोग, बीपी आयोग, कालेलकर आयोग, मंडल आयोग। तो देखेंगे फजल अली जो आयोग था ये राज्य पुनर्गठन आयोग था। इसके आधार पर राज्यों का गठन किया गया था भारत में पहली बार फजल अली आयोग की अध्यक्षता पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए थे। इन 14 राज्यों में मध्य प्रदेश भी एक राज्य था। इसके पश्चात देखेंगे बीपी आयोग जो है इसका गठन 1982 में हुआ था, और इसकी अनुशंसा पर जो है तो ये बीपी आयोग जिला पुनर्गठन आयोग है। इसकी अनुशंसा पर 1998 में, अभी हमने आपको कहानी पूरी बताई थी कि 1998 में जो है तो 10 जिलों का गठन पहली बार किया गया था बीपी दुबे के आयोग में, और दूसरा फिर क्या होता है, सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर जो है तो 6 जिलों का गठन किया जाता है। टोटल 1998 में 16 जिलों का गठन किया जाता है। तो बीपी दुबे आयोग जो है तो जिला पुनर्गठन आयोग है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रश्न का उत्तर था कि जिला का गठन किस आयोग की अनुशंसा पर किया गया, तो बीपी दुबे। काका कालेलकर नहीं है, आपको पता है ये, चूँकि ओबीसी आरक्षण से संबंधित था काका कालेलकर, और मंडल आयोग का भी संबंध जो है तो किससे था? ओबीसी आरक्षण से था। तो इस प्रकार से जिला पुनर्गठन आयोग किसके अनुशंसा पर किया गया था? बीपी आयोग के अनुशंसा पर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न यहाँ देखने जा रहे हैं हम लोग। 21 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा किस जिले को स्पर्श करती है? 21 डिग्री 6 मिनट वो उत्तरी अक्षांश है दोस्तों, यहाँ पास याद रखेंगे उत्तरी अक्षांश है। 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा किस जिले को स्पर्श करती है? मुरैना, सिंगरौली, बैतूल, बुरहानपुर। तो बताइए मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार आपको याद है क्या दोस्तों? यदि अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार याद होगा तो इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत ही सरल होगा। देखेंगे मध्य प्रदेश का अक्षांशीय पहले विस्तार देखेंगे हम लोग। यहाँ मैप के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा जिससे स्पष्ट हो जाए। यहाँ मैंने एक मैप लिया है आपको बताने के लिए। देखेंगे यहाँ सबसे लास्ट में देखेंगे दक्षिण में बुरहानपुर जिला है। बुरहानपुर यहाँ से 21 डिग्री 6 मिनट, कौन सी? 21 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा उत्तरी अक्षांश गुजरती है, जो कि मुरैना को 26 डिग्री 30 मिनट अक्षांश रेखा कट करती है या स्पर्श करती है। क्या बात समझ आ रही है? कहने का मतलब यह है कि मध्य प्रदेश शुरुआत कहाँ से होता है? 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, जो कि बुरहानपुर जिले से गुजरती है। और देखेंगे यहाँ मुरैना में 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक मध्य प्रदेश का विस्तार है।
फिर इसके बाद देखेंगे 74 डिग्री 9 मिनट जो कि अलीराजपुर से स्पर्श करता है, देशांतर रेखा है। 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट। 82 देखेंगे कहाँ है, सिंगरौली। 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है, ये याद रखेंगे। इस प्रकार से किसी भी राज्य, किसी भी जिले या किसी भी देश के एरिया का निर्धारण किया था, क्षेत्रफल का, उसकी लंबाई और चौड़ाई का ज्ञान होता है। किसके आधार पर? अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर। तो अब दोस्तों आप लोग ही बताइएगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। मैं बताऊंगा ही, लेकिन आपको बताना है 21 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा किस जिले को स्पर्श करती है? बुरहानपुर जिले को। ठीक है, यह मध्य प्रदेश का, इस आधार पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर है, सबसे उत्तरी जिला मुरैना है, सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है और सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर है। ठीक है, देखेंगे बुरहानपुर और मुरैना सबसे लास्ट में, यहाँ मुरैना ऊपर है, सबसे दक्षिण में बुरहानपुर है। अलीराजपुर से सीधे ये रेखा कहाँ जाएगी? सिंगरौली को जाएगी। बुरहानपुर से ये रेखा कहाँ जाएगी? सीधे मुरैना को जाएगी। इस प्रकार से सबसे उत्तर, दक्षिण, पूरा पश्चिम जिलों का निर्धारण किया जाता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन लोग, फिर देखेंगे इस 20वें क्वेश्चन को देखेंगे। मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृश्य किसका भाग है? महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक, फिजिकल जियोग्राफी की दृष्टि यदि कहा जाए, जियोग्राफिकल दृश्य कि किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का, बघेलखंड का, बुंदेलखंड का, दक्कन ट्रेप का। दोस्तों एक संकल्पना आपने प्लेट विवर्तनवाद का सिद्धांत पढ़ा होगा। इसमें बताया गया था, इस सिद्धांत में क्या बताया गया था कि आज जो 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं, पहले इनकी संख्या केवल 1 महाद्वीप और 1 ही महासागर, सबसे शुरुआती दौर का, पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी उस दौरान की बात है। जो महाद्वीप था उससे पैंजिया के नाम से जाना जाता था और जो महासागर था उसको पैंथालासा के नाम से जाना जाता था। जब जो महाद्वीप था पैंजिया, उसका विभाजन 2 भागों में होता है, प्लेटों के टूटने के वजह से 2 भागों में विखंडित होता है और ऊपर वाले भाग को अंकारा लैंड कहा गया और दक्षिण वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। मध्य प्रदेश की जो भूमि है दोस्तों, गोंडवाना लैंड की प्राचीनतम भूमि के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब ये है कि मध्य प्रदेश की जो भूमि है गोंडवाना लैंड की भूमि है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? गोंडवाना लैंड। ठीक है, मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृश्य किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है, याद रखेंगे। ठीक है, देखेंगे ये मध्य प्रदेश है, मैप देख सकते हैं यहाँ 12 टोटल आपको 10 संभाग आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और पूरे 52 ज़िले यहाँ बने हुए हैं। 52 ज़िलों को आप पढ़ेंगे, यहाँ पास पूरे कौन से संभाग के अंतर्गत कौन से आते हैं, तो ज़िलों को थोड़ा पढ़ना है, इससे लोकेशन पता होगी आपको और इससे बनने वाले संपूर्ण प्रकार के क्वेश्चनों का आंसर भी बनेगा। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं 21वां, मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी अभी हमने बताया ही था, अब आप लोग बताएंगे मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। तो दोस्तों आप आंसर करिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। चलिए आगे हम बताते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि उत्तर में मुरैना है, दक्षिण में बुरहानपुर है, पूर्व में सिंगरौली है और पश्चिम में कौन सा है? पश्चिम में मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर है, याद रखेंगे। एक बार पुनः मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ देखेंगे जैसे कि ऊपर ही मैप है, यहाँ आप देखिएगा कि ये सबसे उत्तरी जिला मुरैना है, आपको यहाँ देख सकते हैं। सिंगरौली सबसे पूर्वी जिला है, ठीक है। बुरहानपुर सबसे दक्षिणी जिला है और अलीराजपुर यहाँ देखेंगे सबसे पश्चिमी जिला है। तो इस प्रकार से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी जिलों को आपने जाना। पश्चिमी जिला कौन हो गया? अलीराजपुर। तो यहाँ इस प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या होगा दोस्तों? मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा हो गया आपका? अलीराजपुर। ऑप्शन फर्स्ट सही है। फिर 22वां क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश गान के रचनाकार हैं। देखेंगे दोस्तों जो मध्य प्रदेश गान है, कौन सा मध्य प्रदेश का गान है? सुख का दाता सबका साथी मेरा मध्य प्रदेश है, ठीक है। माँ की गोंद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। जो ये राजगान है, राजकीय गान है मध्य प्रदेश का, इसके लेखक कौन हैं? देखेंगे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन देखेंगे सुरेश श्रीवास्तव, राजेश श्रीवास्तव, महेश श्रीवास्तव, मुकेश श्रीवास्तव। जैसा कि थ्योरी की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आंसर आप लोग करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मध्य प्रदेश गान के रचनाकार कौन है, रचयिता कौन है।
इसके पश्चात मैं दोस्तों आंसर बता रहा हूँ, देखेंगे आपका आंसर हो गया होगा। मध्य प्रदेश गान के रचयिता कौन है? महेश श्रीवास्तव। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था प्रणाम मध्य प्रदेश। याद रखेंगे, महेश श्रीवास्तव की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था प्रणाम मध्य प्रदेश है। ठीक है, उसी पुस्तक से जो है तो मध्य प्रदेश गान लिया गया है। महेश श्रीवास्तव ये उस समय पार्षद हुआ करते थे, तो ये पार्षद थे महेश श्रीवास्तव, और इनके द्वारा मध्य प्रदेश गान दिया गया था, सुख का दाता सबका साथी मेरा मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय गान है, याद रखेंगे। इसके लेखक महेश श्रीवास्तव हैं, प्रणाम नामक पुस्तक से लिया गया है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पास, सही मेल नहीं है। सही मेल नहीं है, यहाँ सही सुमेलित करना है, मेल करना सही। पीथमपुर धार, नेपनगर बुरहानपुर, अमलाई शहडोल, मेघनगर मुरैना। देखेंगे दोस्तों, ये ज़िले हैं और उन ज़िलों में स्थापित औद्योगिक नगर हैं। तो आपको बताना है कि किस ज़िले में कौन सा औद्योगिक शहर है, किसका सही मेल है और किसका सही मेल नहीं है। यहाँ प्रश्न पूछ रहा है, सही मेल नहीं है। तो देखिएगा, पीथमपुर धार ये सही मेल है, क्योंकि पीथमपुर जो है धार जिला के अंतर्गत आता है। इसे भारत का डेट्रायट कहा जाता है पीथमपुर को, और मध्य प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह भी है, याद रखेंगे। तो ये 2-3 प्रश्न आपसे यहाँ बनेंगे, कौन कौन से सूखा बंदरगाह है, पहली बात, दूसरा भारत का डेट्रायट, और तीसरा पीथमपुर औद्योगिक प्लेस मध्य प्रदेश के किस ज़िले में है? तो किस ज़िले में है? धार जिला में, याद रखेंगे। तो ये सही है, विकल्प है। दूसरा देखते हैं, नेपनगर बुरहानपुर। हाँ दोस्तों, ये भी सही है, चूँकि बुरहानपुर ज़िले में ही नेपनगर अखबारी कागज़ मिल है। यहाँ क्या दोस्तों, यहाँ न्यूज़पेपर मिल है, कहाँ? नेपनगर में, जो कि बुरहानपुर ज़िले के अंतर्गत आता है। यहीं दोस्तों देखेंगे, नेपनगर न्यूज़पेपर मिल के लिए चांदनी ताप विद्युत केंद्र का भी निर्माण किया गया है, जिससे उत्पादित होने वाली बिजली की सप्लाई नेपनगर के लिए स्पेशली किया जाता है। तो इसलिए महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। नेपनगर कहाँ है? बुरहानपुर ज़िले में ही अवस्थित है। फिर देखेंगे, ऑप्शन सी देखते हैं, अमलाई शहडोल। महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपको पता कि मध्य प्रदेश में 2 कागज़ मिले हैं, एक तो नेपनगर को हम लोगों ने देख लिया, दूसरा अमलाई है ओरिएंटल पेपर मिल, जो कि शहडोल ज़िला में आता है। याद रखेंगे, कौन सा? ओरिएंटल पेपर मिल जो है किस ज़िले में आता है? शहडोल ज़िले के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये अमलाई है जो कि शहडोल ज़िले में आता है। दोस्तों याद रखेंगे, शहडोल ज़िले में ही सोन नदी पर देवलौंद नामक स्थान पर बाणसागर बांध बना हुआ है, डैम, बाणसागर डैम। तो याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। फिर मेघनगर, अब चूँकि अब एक ऑप्शन बचा है जिसका मेल, 3 ऑप्शन जब सही मेल हो रहे हैं तो चौथा ऑप्शन स्वाभाविक सी बात है कि ये नहीं होगा। फिर भी देखते हैं, मेघनगर और मुरैना कैसे मेल नहीं खाता? सही मेल नहीं है, यही सही आंसर होगा, क्योंकि मुरैना जो है उत्तर में है और ये मेघनगर जो है तो झाबुआ ज़िले में आता है। किस में? मेघनगर झाबुआ ज़िले में आता है, याद रखेंगे। तो मुरैना में कौन सा है? मालनपुर है, याद रखेंगे। ठीक है, तो मेघनगर झाबुआ ज़िले में आता है, यही मेल नहीं खाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी है, 23 नंबर का। अगला क्वेश्चन है, 24वां क्वेश्चन है, देखेंगे। 24वें क्वेश्चन का आंसर है, सही मेल नहीं है। माहिष्मती उज्जैन, नलपुर नरवर, सादियाबाद मांडू, चंदेरी अशोकनगर। देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर्यटन स्थल है, या कह सकते हैं फेमस प्लेसों के नाम हैं कि किस ज़िले में अवस्थित है, या उसका प्राचीन नाम यहाँ बताया जा रहा है। देखेंगे, सही मेल, पहला ही सही मेल नहीं है यहाँ। क्यों नहीं है? उज्जैनी का प्राचीन नाम अवंती था, अवंती। तो ये माहिष्मती किसका प्राचीन नाम था? याद रखेंगे, माहिष्मत के नाम से महेश्वर को जाना जाता था। महेश्वर की वर्तमान स्थिति कहाँ है? खरगोन जिला में, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। खरगोन जिला में महेश्वर है, महेश्वर का ही प्राचीन नाम था माहिष्मती। तो यही सही मेल नहीं है। आगे देखेंगे, नलपुर नरवर, ये नलपुर जो है, नलपुर जो प्लेस है ये शिवपुरी ज़िले में आता है। शिवपुरी
देखेंगे शिवपुरी जो है तो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। यहाँ नरवर का किला भी है जो राजा नल और दमयंती की प्रणय गाथा से संबंधित है। तो नरवर का किला जो है तो नलपुर, इसका प्राचीन नाम था, नरवर का प्राचीन नाम था नलपुर। तो ये बन जाएगा आपसे। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, सी नंबर है, ऑप्शन है सादियाबाद मांडू। मांडू का वास्तविक नाम क्या था? मांडू का प्राचीन नाम था सादियाबाद, याद रखेंगे। मांडू का प्राचीन नाम था सादियाबाद, ठीक है। मांडू को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। ये धार जिला के अंतर्गत आता है। खूबसूरत महलों के नाम के लिए भी जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मांडू सादियाबाद के नाम से प्राचीन नाम जाना जाता था, ये भी सही है। चंदेरी अशोकनगर, देखेंगे अशोकनगर जो है तो जिला है, ये सागर संभाग के अंतर्गत आता है, बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है और यहाँ चंदेरी का किला अवस्थित है। अतः ये सारे मेल खा रहे हैं। चंदेरी अशोकनगर में ही है, सादियाबाद मांडू मेल खा रहा है, नलपुर नरवर मेल खा रहा है। सही मेल किसका नहीं है? माहिष्मती उज्जैन का नहीं है, याद रखेंगे। तो इस प्रकार से 24 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। दोस्तों इसी प्रकार सही मेल से संबंधित एक और क्वेश्चन है। यहाँ ऐसे प्रश्न इसलिए दिए गए हैं कि प्रश्न एक ही है लेकिन आपको कई प्रश्नों के उत्तर यहाँ मिल रहे हैं। यहाँ कई प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। प्राचीन नाम पूछा जा सकता है किसी का निक नेम पूछा जा सकता है, ठीक है, या कौन से जिले में अवस्थित है, ये सारी जानकारी यहाँ से पूछे जा सकते हैं। 25वें प्रश्न का उत्तर देखेंगे सही मेल नहीं है। इन ऑप्शनों में देखना किसका सही मेल नहीं है, कौन सा सही जोड़ी नहीं है। देखेंगे अनूपपुर, टुंडीकर दमोह, दसायण बिरसा, मुड़वारा कटनी। सही मेल किसका नहीं है दोस्तों? अनूपपुर का। देखेंगे अनूप निमाड़ का प्राचीन नाम था। निमाड़ क्या है? निमाड़ किसको कहते हैं? खंडवा। खंडवा जिला है जो वर्तमान का खंडवा जिला है, प्राचीन काल में इसको निमाड़ के नाम से जाना जाता था। निमाड़ को फिर 2 भागों में बांटा गया, पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़। खंडवा पूर्वी निमाड़ के नाम से जाना जाता है, खरगोन पश्चिमी निमाड़ के नाम से जाना जाता है। फिर खंडवा से बुरहानपुर का निर्माण हुआ और खरगोन से बड़वानी का निर्माण हुआ। इस प्रकार निमाड़ अंचल में वर्तमान में जिलों की संख्या 4 हो गई है। तो याद रखेंगे, तो निमाड़ किसका प्राचीन नाम था? याद रखेंगे, निमाड़ खंडवा का पुराना नाम था और निमाड़ का पुराना नाम अनूप था, याद रखेंगे। तो यहाँ बहुत ही पुरानी बात बताई जा रही है। जनपद, ये जनपद काल से बातें हैं, ये जनपद था, ठीक है ना। अनूप क्या था? जनपद था। दोस्तों जनपद और महाजनपद में अंतर है। हम जहाँ महाजनपद नहीं बोल रहे हैं, याद रखना, जनपद की बात कर रहे हैं। तो अनूप जनपद था, इसका परिवर्तित नाम हुआ निमाड़ और निमाड़ का परिवर्तित नाम हुआ खंडवा, ठीक है। तो यही मेल नहीं है, चूँकि अनूपपुर जिला अलग ही है जो कि शहडोल संभाग में आता है, दूर दूर का नाता नहीं है, ठीक है। फिर टुंडीकर दमोह, दमोह का प्राचीन नाम टुंडीकर सही है। बिरसा का प्राचीन नाम दसाण था, ये भी सही है। और कटनी का प्राचीन नाम मुड़वारा, ये भी सही है। तो कहने का मतलब कटनी का प्राचीन नाम मुड़वारा सही है, बिरसा का पुराना नाम दसाण सही है, दमोह का प्राचीन नाम टुंडीकर ये भी सही है, अनूपपुर का प्राचीन नाम अनूप ये सही नहीं है, यही ऑप्शन गलत है। तो सही मेल किसका नहीं है? ऑप्शन ए का। तो इस प्रकार से दोस्तों हम कई क्वेश्चनों के आंसर देखे यहाँ पास। देखिएगा कुछ और क्वेश्चन यहाँ पास दिए जा रहे हैं, 26 और 27 क्वेश्चन देखेंगे। सही मेल नहीं है दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न देने का मतलब ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सही मेल नहीं है, राजेंद्र जैन जल पुरुष, बी ऑप्शन है अमृतलाल बेगड़ नर्मदा पुरुष, दामोदर पुरोहित सहकारिता पुरुष, अनिल काकोदकर विज्ञान पुरुष। तो देखेंगे सही मेल किसका नहीं है। देखेंगे जो राजेंद्र जैन है यही सही मेल नहीं है। क्या? पहला ऑप्शन सही मेल नहीं है, याद रखेंगे। बाकी के तीनों ऑप्शन सही मेल हैं। देखेंगे राजेंद्र जैन भगवान ओशो के नाम से जाने जाते थे, या इनको रजनीश के नाम से भी जाना जाता था। ओशो जो कि एक बहुत भारतीय महान दार्शनिक के नाम से जाना जाता था। तो जो ओशो थे इनको राजेंद्र जैन के नाम से जाना जाता था, इनका वास्तविक नाम था। इनको भगवान रजनीश भी कहा जाता था, ठीक है। तो इनका उपनाम दूसरा था। जल पुरुष कौन थे? राजेंद्र सिंह है। राजेंद्र सिंह जो थे उनको जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, ना कि राजेंद्र जैन को। याद रखेंगे, राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। 2015 में राजेंद्र सिंह को
स्टॉकहोम जल पुरस्कार प्रदान किया गया था, जो कि पानी के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसे पानी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो याद रखेंगे। फिर अमृतलाल बेगड़ को नर्मदा पुरुष कहा जाता है, ये सही है आंसर। इसी प्रकार दामोदर पुरोहित को सहकारिता पुरुष कहा जाता है, इसका भी आंसर सही है। दामोदर पुरोहित को सहकारिता पुरुष कहा जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का जनक इनको कहा जाता है, ठीक है। और देखेंगे अनिल ककोदकर जो है, इनका जन्म बड़वानी जिला में हुआ था। छोटे और पिछड़े ज़िले से आते हैं, लेकिन ये भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के जो है तो अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष रह चुके हैं अनिल ककोदकर, इसलिए इनको मध्य प्रदेश का विज्ञान पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण थे दोस्तों। अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हम आज की वीडियो का समापन करेंगे। 27वां क्वेश्चन है, कौन सा जिला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को छूता है? इससे संबंधित कल की वीडियो आप देख लेना, मैंने बताया था कौन किसको छूता है। ऊपर मैप भी दिया गया है, मैप के माध्यम से भी देख लेना। और आप लोग अभी कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, आगे मैं आंसर ज़रूर बताऊंगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मैं आंसर छोड़ के जाऊंगा, पहले आप आंसर करिए, इसके पश्चात मैं आंसर बताऊंगा। कौन सा जिला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को छूता है? ऑप्शन है बड़वानी, सिवनी, बालाघाट, मंडला। तो कौन सा जिला है दोस्तों? एक बार मैं आपको दिखा दूं, मैप भी दिखा दूंगा, ठीक है। ये देखेंगे, बालाघाट जो जिला है, बालाघाट एक ऐसा जिला है जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों को छूता है, याद रखेंगे। बाकी के ऐसे ज़िले हैं जो कि दोनों ही राज्यों को नहीं छूते हैं। थोड़ा यहाँ मैप आपको मैं दिखाऊंगा, चूँकि मैप में देखा होगा आप लोगों ने। ये देखिएगा, यहाँ देखेंगे, ये बालाघाट जिला है। इधर जो है तो छत्तीसगढ़ को छूता है, इधर महाराष्ट्र को छूता है। यहाँ देखेंगे, ये महाराष्ट्र की सीमा को छूता है और इधर जो है छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है। तो इस प्रकार बालाघाट एक ऐसा राज्य है जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों को ही छूता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। गुड डे, धन्यवाद, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने इष्ट मित्रों को भी बताएं, क्योंकि हम प्रश्न के उत्तर के साथ में ही प्रश्नों के बैकग्राउंड की बातें भी हम बताते जा रहे हैं, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन हल हो सकें और आप कुछ सीख भी पाओ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।